है कि जो ग्राउंड स्टेट पे जो शेल है उसके ऊपर सिर्फ न्यूक्लियस की फोर्स जो है ना अप्लाई हो रही है, कोई और एज सच फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। तो हमने पढ़ा है कि जितनी किसी चीज की एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उसकी उतनी कम हो जाती है। तो मैम जब किसी शेल के ऊपर मोर देन वन फोर्स अप्लाई होगी तो उसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। तो जो ग्राउंड लेवल पे शेल है उसकी एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है जो न्यूक्लियस की है। ये भी एक आंसर है उसका, ये भी आंसर ठीक है। इसके अलावा ये भी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। और कोई चीज जो आपको, कोई पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहा है? चले मैं आपको बताती हूँ। आपको मैंने बताया था एक दफा बॉन्ड एनर्जेटिक्स का जिक्र हुआ था कि फर्स्ट ईयर में जो है वो एक चैप्टर है जो केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बॉन्ड एनर्जेटिक्स है। याद है किसी को वो बॉन्ड एनर्जेटिक्स का टॉपिक? नहीं? जिसमें आप ये कहते थे कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है। फोर्स ऑफ वो रिपल्शन तो मैम ज्यादा वो हो। न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो हाँ जी, फिर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसके ऊपर गालिब आ जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो जी बॉन्ड बन जाएगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन जब वो गालिब आ जाए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल वही। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, वो स्टेबल होगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे आप जी देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के जितना ज़्यादा क्लोज आता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज हो रही है। ऐसे ही है, यस मैम। जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज होगी ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, और जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी इतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही है। जी तो जो यस फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के मोस्ट क्लोज है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी लूज कर गया है। ऐसे ही है। जी जो सेकंड शेल का है उस पे आप दो फैक्टर हैं। उसने एनर्जी लूज की है लेकिन फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की निस्बत कम, और दूसरा फैक्टर वो है जो सना ने बताया है कि उसके ऊपर आसपास वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अपनी रिपल्शन शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है और एनर्जी है और वो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट शेल से कम हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। तो आपका जो फर्स्ट शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, और फर्स्ट शेल की एनर्जी को आप ग्राउंड एनर्जी भी कहते हैं, और फर्स्ट शेल को हम ग्राउंड एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जिस फर्स्ट शेल के अंदर होता है उसको हम कहते हैं कि ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। ठीक है, जी और जब तक इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है इसी ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर रहेगा, ना इससे ऊपर जा सकता है ना इससे नीचे आ सकता है। इसी तरह सेकंड शेल जो है, जब तक सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती, सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में मूव करेगा, वो ना कभी फर्स्ट शेल में जा सकता है, ना थर्ड में जा सकता है, ना फोर्थ में। क्लियर? यस मैम। अब जो आपके पास बोहर का पोस्टुलेट है थर्ड, वो क्या है कि हम ये कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी जो पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका एक मोमेंटम होता है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। हाँ सर्कल में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। याद है ये बात? यस मैम, ये 6 पॉइंट का हाँ जी। समथिंग आ रहा है, हाँ जी, ये 6.63 जो का आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, ये उसने कहा है कि इसका मतलब है कि फर्स्ट सेल का भी एक एंगुलर मोमेंटम है। फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका भी एंगुलर मोमेंटम है, जो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका भी एंगुलर मोमेंटम है, जो थर्ड शेल में मूव कर रहा है उसका भी एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही है। मैम। सिर्फ ये एन की जगह 1 2 और थर्ड आ जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। एन की जगह आएगा। तो उसने बस जो वही मैं। एंगुलर मोमेंटम है ना उसका एक्चुअली उसका उसने फार्मूला दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला है, और वो है L इज इक्वल टू mvr इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आप
आप न्यूक्लियस बनाए और उसके बाहर जहाँ पे मर्जी एक शेल शो कर दें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप न्यूक्लियस बनाए और उसके बाहर किसी भी डिस्टेंस पे कोई भी शेल बना दें और कहीं कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट कर सके। कुछ फिक्स्ड एनर्जीज हैं, कुछ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम हैं जिनके ऑर्बिटल्स आपके पास पॉसिबल है। यस मैम। ठीक है, यानी आपका जो फर्स्ट शेल है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, NH/2 है ना। ठीक है, फर्स्ट शेल में n की वैल्यू होगी 1 लगाऊंगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, H/2 फर्स्ट शेल सिर्फ वो पॉसिबल है जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू H/2 H/2 से कम होगी तो भी इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, H/2 से ज्यादा होगी तो भी इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट शेल जो है इसके लिए आपके पास शो किया है कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला है NH/2। जो फर्स्ट शेल है उसके लिए n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस n की जगह पे क्या आएगा 1 H/2। h की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है और 2 और पाई की वैल्यू भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसका जो आंसर आएगा इस फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम का शेल यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये एंगुलर मोमेंटम जो है इसकी वैल्यू इस जगह पे आ रही है तो ना ये इससे पहले हो सकता है, ना उससे पहले हो सकता है, ना उससे पहले, ना इसके बाद, ये सिर्फ इसी जगह पे हो सकता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है इस फर्स्ट शेल के अंदर। इस फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम से कम वाली वैल्यू का ऑर्बिट भी पॉसिबल नहीं है और उससे ज्यादा वाली वैल्यू का ऑर्बिट भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्लियर है क्लास? यस सर, यस मैम। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल की अगर आप बात करें वहां पे n की वैल्यू 2 होगी, 2H/2। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 2 से कैंसिल करके आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो जो भी आपके पास वैल्यू आती है एंगुलर मोमेंटम की, सिर्फ उस एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे आपके पास जो है वो सर्कल पॉसिबल है। ठीक है, अब आपने जो एक और चीज चेक की थी क्लास, वो क्या थी, आपने ये कहा, ठीक है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज जो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब आपने L एक्सप्लेन किया था तो आपने कहा था कि आपका जो L है उसके साथ एक MVR भी एसोसिएटेड है, ऐसे ही है? एल जो है इसको जो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं तो MVR जो इसकी इक्वली आ जाएगा। हाँ जी, ये L जो है ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। तो आपके पास अगर H/2 की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप वहां से रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखें आपके पास कि अगर आपके पास H/2 की ये वैल्यू आ जाती है, आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप वो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं जिस रेडियस पे आपका फर्स्ट शेल पॉसिबल है, और उस फिक्स रेडियस के अलावा आपका फर्स्ट शेल कहीं पे भी इस पूरे न्यूक्लियस के अराउंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके जो शेल्स हैं वो क्वांटाइज्ड हैं। हमने जब बोहर की थ्योरी स्टार्ट की है, हमने स्टार्ट में बात की कि उसने क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑर्बिट्स दी है, क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट्स दिए कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, ना लूज होगी ना गेन होगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह उसने एंगुलर मोमेंटम की भी हर शेल के लिए फिक्स्ड वैल्यूज दी हैं जिसके थ्रू आप वो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं जिस रेडियस का आपके पास जो है वो ऑर्बिट पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ से आप जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे सिर्फ उस रेडियस का आप यहाँ पे ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं, उस रेडियस के अलावा जो है वो आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मसलन अगर इस रेडियस की जो यहाँ से रेडियस की वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है तो आप यहाँ पे शेल ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पे मैम रेडियस निकालें तो हमें वेलोसिटी और मास दिया होगा उन्होंने, मास तो हम इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे। मास तो आपको इलेक्ट्रॉन का पता है ना, वेलोसिटी आपको दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, फिर आप रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू से आपको पता चलेगा
कि इस सर्कल इतने रेडियस पे आप जो है फर्स्ट ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं, इतने रेडियस पे आप सेकंड ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं, इतने रेडियस पे आप थर्ड ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो उसने पॉसिबिलिटीज दी हैं, इसके अलावा आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऑर्बिट को ड्रॉ करने। क्लियर? जी मैम। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे n की वैल्यूज 1 2 3 पॉसिबल थी, मैं 1.5 लगा के एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, मैं 2.5 लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, मैं 3.2 लगा के, तो हमारे पास तो n की फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिट आएगा वो 1 और 2 के दरमियान आएगा, और 1 और 2 के दरमियान ऑर्बिट ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं, ये ऑर्बिट पॉसिबल ही नहीं है, इट इज क्रॉस। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 2.5 लेती हूँ, हमारे पास n की 2 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो आएगा उसका ऑर्बिट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सिर्फ उस वक्त हैं जब आपका n होल नंबर है, सिर्फ उस एंगुलर मोमेंटम का आपके पास ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका आपके पास क्वांटम नंबर एक होल नंबर है, क्योंकि n की वैल्यू सिर्फ होल नंबर पॉसिबल है। क्लियर? Yes. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट है, उसमें हमने ये कहा है कि हमारे पास जो हर शेल है उसकी फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, मैम हाँ जी मैम जी। मैम जी रिकॉर्डिंग तो हमें मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो स्लाइड्स हैं ये पीडीएफ की फॉर्म के अंदर ग्रुप में शो कर दिया जाए, मिल जाए तो। चलें वो मैं कर देती हूँ। असल में जब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो इट मीन्स आपको स्लाइड्स भी मिल जाती है। मैं तो यही मैम समझती फिर हूँ वो कि नो लिखनी रिकॉर्डिंग मैम, पड़ती वो है नहीं स्लाइड्स। स्लाइड सही सब। कहा जी मैम मैम, फिर उसके लिए वो फिर हाथ 40 से मिनट लिखनी की पड़ती है रिकॉर्डिंग। इधर। तो आप साथ साथ नोट नहीं करते मैम करते हैं। फिर? नहीं मैम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट जो हम वो रहने देते हैं। फिर ये देखे ना कि थर्ड पोस्टुलेट्स है, इसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि शेल्स की फिक्स एनर्जी है। अब ये तो हम लोगों ने नोट नहीं ना किया, सिर्फ सिंपल फिर पूरी 40 मिनट की वीडियो देखना पड़ती है हमें। एक तो आप लोगों की शॉर्टकट्स ढूंढने की आदत कभी नहीं जा सकती। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करती हूँ। और जो पहले मैम वो भी स्लाइड शेयर कर दें बस पीडीएफ के फॉर्म में ना ग्रुप के अंदर। शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपके पास ऑर्बिट है, हर एक हमने ये भी बात की है कि उसकी फिक्स्ड एनर्जी है, हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी। जैसे मैं ये कहती हूँ कि ये जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसकी भी मैंने आपसे एनर्जी की जो है वो बात की है कि इसकी फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, वो फिक्स्ड एनर्जी आपके पास जो है वो कितनी है, मैं कह देती हूँ इसकी एनर्जी है 2 जूल, इसकी एनर्जी है 3 जूल, इसकी एनर्जी है 5 जूल। ठीक है, अब सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी एनर्जी 2 जूल। ठीक है, यहाँ पे 2.1 जूल वाला भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 2.01 जूल वाला भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एग्जैक्ट 2 जूल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। आ रही है बात की समझ? यस मैम। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड शेल है तो उसकी एनर्जी अगर 3 जूल है तो एग्जैक्ट 3 जूल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 2.99 वाला भी नहीं कर सकता और 3.0001 वाला भी नहीं कर सकता, एग्जैक्ट 3 जूल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? इसी तरह अगर आपके पास थर्ड शेल है तो जितनी उसकी एनर्जी है एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है उसकी एनर्जी 5 जूल, 5 जूल है, तो ना वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जा सकता है और ना जो है वो प्रीवियस में जा सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, उसी के अंदर मूव करता रहेगा। 3 जूल वाला जो है वो भी अपने ही एनर्जी लेवल के अंदर मूव करता रहेगा। ठीक है, तो 5 जूल का विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर 3 में आना पॉसिबल नहीं है, और 3 का विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर 2 में आना पॉसिबल नहीं। यहाँ से फिर आपका वो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से आ जाता है कि आपका जो किसी भी शेल का इलेक्ट्रॉन है वो किसी और शेल में मूव नहीं कर सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स।
क्लियर? ये ठीक है, उसके बाद अब कैसे मूव करता है? अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है एक शेल से दूसरी शेल में, तो कैसे मूव करता हो? ठीक है, अब अगर हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट शेल से सेकंड में जाने के लिए उसको अपनी एनर्जी फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली सेकंड शेल जैसी करनी पड़ेगी। जब तक उसकी एनर्जी 2 जूल है वो फर्स्ट शेल में ही रहेगा। सेकंड में जाना है तो उसने अपनी एनर्जी 3 जूल करनी है। कैसे करेगा 3 जूल? फर्स्ट शेल से दूसरे सेकंड शेल में जाने का मतलब है एनर्जी को 2 जूल से 3 जूल करना है। उसके लिए वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी मिलेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को वो क्या करेगा? 2 जूल से 3 जूल करेगा, फिर वो इस शेल में मूव कर सकता है। अगर किसी भी वजह से उसकी एनर्जी 3 जूल नहीं हो पाती तो वो कभी भी सेकंड शेल से थर्ड में नहीं जा सकता। क्लियर? तरह अगर उसने फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जाना है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थर्ड शेल की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, जो कि 5 जूल। इसका मतलब है इसको 3 जूल और चाहिए यहाँ से फर्स्ट शेल से थर्ड में मूव करने। ठीक है, तो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए एनर्जी 3 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद फर्स्ट शेल से थर्ड में जाएगा। तो जब भी कोई आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अपनी एनर्जी को उस शेल की एनर्जी के इक्वल करने के लिए, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? क्लियर है क्लास? यस मैम। और इसी तरह अगर उसने जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है, जैसे आपका थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट में आना चाहता है, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 5 जूल। फर्स्ट शेल में आने के लिए उसको फर्स्ट शेल की इक्वल अपनी एनर्जी करनी पड़ेगी, यानी 2 जूल। इसका मतलब है इसको 3 जूल एनर्जी अपनी लूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, ताकि इसकी एनर्जी 2 जूल हो जाए। ठीक है, 3 जूल लूज हो जाए, 2 जूल हो जाए, वो फर्स्ट शेल में आ सके। इसी तरह अगर सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आना चाहता है तो इसकी एनर्जी है 3 जूल, इसकी 2 जूल है। इसको इस शेल में आने के लिए अपनी एनर्जी एग्जैक्टली इस शेल की एनर्जी के इक्वल करनी पड़ेगी। तो क्या करेगा? 1 जूल एनर्जी लूज करके यहाँ पे आएगा। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर में जाता है तो क्या करता है? एनर्जी को एमिट करता है, और जब जो है वो लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शो किया आपके लिए रिप्रेजेंटेशन। लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और आपके पास जो है वो हायर से लोअर में जाएगा तो एमिट करेगा। तो रेडिएशन जो कि ये जो एनर्जी आएगी कहाँ से, जिसको एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? जब उसके ऊपर कोई रेडिएशन जो है वो फॉल करेगी, तो रेडिएशन से वो जो है वो, यानी यहाँ पे आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, अपनी एनर्जी को हायर करेगा। अगर 5 जूल के इक्वल हो जाती है तो यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। और जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, यानी अगर उसने 5 जूल से 5 जूल से 2 जूल में जाना है तो 3 जूल जो वो रिलीज करेगा वो भी रेडिएशन की फॉर्म। क्लियर? क्लास? जी मैम क्लियर है। हाँ जी, हमने ये जी कहा है मैम कि क्लियर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा, और अगर उसने अपना ऑर्बिट चेंज करना है, हायर में जाना है या लोअर में जाना है, तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी, और एग्जैक्टली अपनी एनर्जी उस शेल के इक्वल करनी पड़ेगी जहाँ पे वो मूव करना चाहता है। इसके लिए अगर उसको लोअर से हायर में जाना पड़ता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर उसको हायर से लोअर में जाना पड़ता है तो एनर्जी लूज करेगा। और जो भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन करेगा। तो रेडिएशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास एनर्जी ही को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर?
जी मैम क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है, ये भी पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट का। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा जब एक शेल से दूसरी शेल की तरफ, जैसे वो E1 से E2 में जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा फाइनल शेल जहाँ पे उसने मूव किया है, वहाँ से इनिशियल सेल की एनर्जी को माइनस करेंगे। जिस शेल में उसने मूव किया है वो उसकी फाइनल एनर्जी स्टेट है, जहाँ पे वो पहले से था वो उसकी इनिशियल एनर्जी स्टेट है। आपने क्या करना है कि जो फाइनल एनर्जी स्टेट है, फाइनल एनर्जी, उसको आपने माइनस कर देना है इनिशियल एनर्जी। ठीक है, आपने जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो आपके पास आएगा वो एच म्यू की फॉर्म में आएगा, और आपको पता है कि एच म्यू जो है वो आपके पास रेडिएशन की है। क्लियर? क्लियर? मैम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने लगी है। ये आपका की लास्ट स्लाइड, जी मैम। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्लाइड। तो इसमें आपने देख लिया कि इस इलेक्ट्रॉन ने अगर नेक्स्ट सेल में जाना है, बाहर से जो है वो रेडिएशन आएगी, उसकी एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करेगा, अपनी एनर्जी को हाई करेगा और नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। अब नेक्स्ट सेल से सेकंड से थर्ड में जाने के लिए भी क्या करेगा, बाहर से जो रेडिएशन आएगी उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये रेडिएशन आई, इसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और नेक्स्ट सेल में जाएगा। तो क्या होगा कि जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, उसका एनर्जी लेवल हाई होता जाता है, वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में चला जाता है, सेकंड से थर्ड में चला जाता है और थर्ड से फोर्थ। लेकिन कैसे, बाहर से आने वाली रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद। क्लियर? जी मैम। आज आपके ये पास्टुलेट्स थे बाहर एटॉमिक मॉडल के। ठीक है, इनको आपने नोट कर लेना है, और क्लास मैं आपको जो है वो इससे रेलिवेंट जो है वो एक छोटी सी जो है वो असाइनमेंट भी दे रही हूँ।